नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेघालय की गारो हिल्स में आई बाढ़ से अब तक 15 लोगों ने गंवाई जान। भारी बारिश के बाद कई जगह हुई भूस्खलन की घटना, कई लोग लापता। ममता सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टर अनशन पर बैठे। काम पर लौटे डॉक्टर भी भूखे रहकर कर रहे हैं ड्यूटी। आठ अक्टूबर को 92वें वायुसेना दिवस से पहले चेन्नई में विशेष एयर शो का आयोजन। शो में तेजस, प्रचंड, डकोटा और हॉवर्ड जैसे हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 5 दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गाजा में एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। वहीं इजरायल के हमलों से हिला बैरूत और त्रिपोली। लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजरायल पर दागे रॉकेट। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत को होगी अपनी पहली जीत की तलाश। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के गारो हिल्स में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के डालू क्षेत्र में भूस्खलन से हुई तबाही को दूर करने और बचाव अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। वहीं मेघालय के रोंगजेंग ब्लॉक के अंतर्गत गोंगडोप गांव में भूस्खलन में दबकर मारी गई मां और बेटी का शव मलबे से बरामद हुआ है। एक अन्य घटना में डालू वेस्ट गारो हिल्स में एक कार पर पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मेघालय के बिजली मंत्री अबू ताहिर मंडल ने आपदा प्रभावित डालू और आसपास के इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने पीड़ितों से बातचीत भी की। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त और डालू के बीडीओ के संग समीक्षा बैठक भी की। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की यहां पर संभावना है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लोग अगले 24 घंटों तक सुरक्षित स्थान पर रहें और मौसम संबंधी सलाह का पालन करें। और वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों का एक जखीरा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मेरठ में रेड कर यहां पर करीब 16 पिस्टल बरामद की है और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में यहां पर रेड की गई है और इसमें करीब 16 पिस्टल यहां पर बरामद की गई है। अवैध हथियारों का यह जखीरा यहां से बरामद किया गया है। मेरठ में करीब 16 पिस्टल यहां से बरामद की गई है। ऐसे में और भी तलाश की जा रही है कि और भी क्या कोई और भी खेप यहां पर मिल सकती है। इसके लिए भी और बड़ी कार्रवाई यहां पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने की है। तो मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये खेप कहां से और इसके तार कहां तक हैं, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी कुछ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ये 2 संदिग्ध लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां से ये खेप इनके पास आई और आखिर इन खेप का असली मकसद क्या था, क्या गतिविधियां इसमें की जानी थी, जिसको लेकर अब यहां पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जो ये बड़ी कार्रवाई है वो लगातार सामने आई है और पूछताछ लगातार जारी है। और जो अवैध हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया, और आपको बता दें कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब जो पुलिस है वो लगातार जैसा कि एक्शन में देखी जा रही है और उसके बाद जब लगातार यहाँ पर धरपकड़ की गई तो ऐसे में ये बड़ा जखीरा यहाँ से बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई जिसमें 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे हालांकि पूछताछ लगातार जारी है और 16 पिस्टल इसमें से बरामद की गई है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये जो खबर निकलकर सामने आई है इसमें बड़ी कार्रवाई तो की गई है, ऐसे में अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासा अब तक हुआ है, क्या ताज़ा जानकारी?
गौरव, जिस तरह से ये पूरा का पूरा गैंग था, मेरठ में ये फैक्ट्री थी जिसको ये ऑपरेट करते थे और वहां से ही ये इलीगल वेपन्स को देश के कोने कोने पे पहुंचाते थे। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी करी है और एसीपी पंकज अरोड़ा की टीम ने इनको क्रैक किया है और इनसे अभी ये पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां लेकर के इन्होंने, इनके सप्लायर्स कौन कौन थे, लाइन ऑफ चेन में इनको इन्होंने किस किस को सप्लाई दी, किस तरह के आर्म एम्युनिशन के रेट होते थे, वो सब पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारी मात्रा में जखीरा प्राप्त हुआ है। और जिस तरह से अभी देखिए लगातार चाहे स्पेशल सेल हो या क्राइम ब्रांच हो, इलीगल जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन छोड़ रखा है। अभी 5600 करोड़ की ड्रग्स बरामद करी, उसके बाद नारायणा में शूट आउट हुआ, उनके सभी आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद ये एक बड़ी गिरफ्तारी है क्योंकि यही सारे जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, ये ऐसे इलीगल फायरिंग इंसिडेंट्स में रिपोर्ट किए गए और उनको पास से जब्त किए गए। तो ये कोशिश करने की पता करने की कोशिश की जा रही है क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है, क्या ये जो भाऊ गैंग के लोग हैं उनके साथ भी इनका कोई सिलेक्शन है, या जो भी बड़े कैदी हैं जो जेलों से ऑपरेट करते हैं पूरे गैंग को, क्या उनमें से कोई सरगना इनके साथ इन्वॉल्व है। क्योंकि ये बड़ी खेप है और बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच की तरफ से और लगातार क्राइम ब्रांच दबिश डालने की कोशिश कर रही है और इसके थ्रू और भी बड़े जो किंगपिन है उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुकेश, ऐसे में 16 पिस्टल तो बरामद की गई हैं, क्या कुछ और भी यहाँ से बरामद किया गया है क्योंकि ये खेप बड़ी है? चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें। फैक्ट्री थी बिल्कुल गौरव, वहां पर ये पिस्टल्स जो थी वो मैन्युफैक्चर की जा रही थी। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बेकिसी से यहां पर RAJVLR सेक्शन के बीच मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और इस दौरान उन्होंने मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी की और स्कूली बच्चों और महिलाओं सहित लोगों से बातचीत भी की। देखिए इस बातचीत को। रिसर्च कर रहा हूँ। एआई में रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा सर डिस्कवरी में एआई का कैसे यूज कर सकते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में डेवलपमेंट ग्रोथ को और नई मेडिसिन हमारे देश में। बीए सोशियोलॉजी करी सेकेंड ईयर से और आगे मैं समाज में कुछ करना चाहूँगी। मेरा त्रिशरण महिला बचत गट है। बचत गट की मैं सदस्य हूँ। जो भी आपकी योजना है पूरे योजनाओं का लाभ मेरे गट ने और मैंने खुद ने लिया है। जैसे PM स्वनिधि का लाभ भी मैंने फर्स्ट टाइम ले लिया है, सेकंड टर्म भी उसका लाभ ले लिया है। मेरा छोटा सा बिजनेस है हैंडबैग मेकिंग का, हैंडमेड, तो मैं उसका बिजनेस मैंने सोनिधि से मैंने लाभ लिया है और मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़वाया। ये जो सिंधा जी योजना लाए से क्या लाभ? हाँ जी, लाडली बहन का भी हमने बहुत फायदा लिया है। आपकी सारी गट की बहनें सब उनको अंधेरी पूर्व में सर हमारा 12,000 महिलाओं का संगठन है जहाँ पे हमने सभी का फॉर्म करके उसका लाभ दिया है। तो मिल गया पैसा? हाँ जी सर, 3 हफ्ते हो गए। खुश है? यस यस। आप लोग कितने साल से लगे हो? सर 7 साल हो गया सर। अब तो आपकी मास्टरी हो गई होगी? हाँ सर, एक्सपीरियंस हो गया बहुत सर। हाँ, अब तो कहीं पर भी मेट्रो। हाँ सर, अंडरग्राउंड कहीं भी बना सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो परिवार के लोग खुश हैं? खुश है सर, अच्छे काम से। तो परिवार को मेट्रो घुमाना फिर? हाँ सर, घुमाएंगे ना सर। हमको बताना कि आपने मेहनत की है। हाँ सर। हाँ। मैं एआई में रिसर्च कर रहा हूँ। एआई में रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा सर डिस्कवरी में एआई का कैसे यूज कर सकते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में डेवलपमेंट ग्रोथ को और नई मेडिसिन हमारे देश में। बीए सोशियोलॉजी करी सेकेंड ईयर से और आगे मैं समाज में कुछ करना चाहूँगी।
मेरा त्रिशरण महिला बचत गट है। बचत गट की मैं सदस्य हूँ। जो भी आपकी योजना है, पूरे योजनाओं का लाभ मेरे गट ने और मैंने खुद ने लिया है। जैसे पीएम स्वनिधि का लाभ भी मैंने फर्स्ट टाइम ले लिया है, सेकंड टाइम भी उसका लाभ ले लिया है। और मेरा छोटा सा बिजनेस है हैंडबैग मेकिंग का, हैंडमेड बैग, तो मैं उसका बिजनेस मैंने सोनिधि से मैंने लाभ लिया है और मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़वाया है। ये जो सिंधा जी योजना लाई, इससे क्या लाभ? हाँ जी, लाडली बहन का भी हमने बहुत फायदा लिया है। ये आपकी सारी गट की बहनें सब उनको अंधेरी पूर्व में सर हमारा 12,000 महिलाओं का संगठन है, जहाँ पे हमने सभी का फॉर्म भरकर उसका लाभ दिया है। तो मिल गया पैसा? हाँ जी सर, 3 हफ्ते हो गए। सब खुश है? यस यस। आप लोग कितने साल से लगे हो? सर 7 साल हो गया सर। तब तो आपकी मास्टरी हो गई होगी। हाँ सर, एक्सपीरियंस हो गया बहुत सर। हाँ, अब तो कहीं पर भी मेट्रो। हाँ सर, अंडरग्राउंड कहीं भी बना सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो परिवार के लोग खुश हैं? खुश है सर, अच्छे काम से। तो परिवार को मेट्रो घुमाना फिर? हाँ सर, घुमाएंगे ना सर। हमको बताना कि आपने मेहनत की है। हाँ सर। हाँ। और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं वो भी बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इन्होंने 24 घंटे का समय दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज रेफरल सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई मांगे शामिल हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आसनसोल में बीजेपी के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ममता सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के रामगांव थाना के तमाशपुर में ग्रामीणों ने देर रात आदमखोर भेड़िए को पीट कर मार डाला। वहीं भेड़िए के हमले में एक बकरी की भी मौत हो गई। यूपी के बहराइच में अब तक 6 आदमखोर भेड़िए मारे जा चुके हैं। बहराइच के वन प्रमंडल अधिकारी अजीत सिंह ने कहा है कि वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की काफी कोशिश कर रही थी। इसी बीच जिले के एक गांव में एक जानवर के शव मिलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तो एक मरा हुआ भेड़िया पाया गया। वन विभाग की टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। वहीं वन प्रमंडल अधिकारी अजीत सिंह ने कहा है कि वन्यजीव अधिनियम के तहत भेड़िए को मारने वालों पर कार्रवाई होगी। 8:30 बजे सूचना मिली कि एक जानवर बकरी को ले जा रहा था जिसको कुछ लोगों ने मार दिया। तो हम वहाँ गए तो देखा मौके पर तो वो भेड़िया और बकरी दोनों साथ में मरे पड़े थे। हम वहाँ से तत्काल वहाँ से बरामद करके और ले आए हैं। पोस्टमार्टम अभी कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। और वहीं मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दुकान में लगी आग में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण हादसा सुबह करीब 5:15 बजे सिद्धार्थ कॉलोनी में हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। यह हादसा तब हुआ जब परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और पीड़ितों को रेस्क्यू किया। फिर उन्हें राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और संगम में दर्शन और पूजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से महाकुंभ का लोगो भी जारी करेंगे।
उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक अगले 1 महीने तक रहेगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर कहा कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सर्कुलर के अनुसार इस महीने के 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद शुद्धता के पैमाने पर खरा पाया गया है। उज्जैन संभागीय आयुक्त और उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने कहा कि एक श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद का FSSAI मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के विभिन्न टेस्ट करवाए गए और प्रसाद 13 के 13 मानदंडों पर खरा उतरा है। एक भक्त जन द्वारा लड्डू प्रसादी का टेस्ट करवाया गया। वो टेस्ट भारतीय मानक स्टैंडर्ड के लिए फसाई बोलते हैं, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड लैब से करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट करवाए और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रसादी 13 की 13 मापदंडों में प्रसादी में वो खरा उतरा। भक्तों की भावनाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक थर्ड पार्टी ने यहाँ का एनालिसिस करवा के भक्तजनों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। और उधर राजस्थान के बारा नगर में कृषि उपज मंडी में आरएसएस के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का आभास हो। भगवान बचाओ, अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होके खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मनाने वाली है और इससे पहले आज से चेन्नई के मरीना बीच पर 3 दिवसीय मेगा शो का आयोजन किया गया और इस एयर शो में तंजावुर, तांबरम, अरकोणम, सुलूर और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के करीब 72 विमान हिस्सा ले रहे हैं। 21 साल बाद चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी कर रहा है। वायुसेना का कौशल दिखाने वाले इस एयर शो में स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MiG-29, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर जेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्यकरण एरोबॉटिक्स टीम भी हवा में अपना हुनर दिखा रही है। साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये मेगा शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं और उसी की बानगी इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि तैयारियां आपकी बार किस स्तर पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा एयर शो होगा और इस मेगा एयर शो को लेकर जो ये आयोजन है उसको लेकर तैयारियाँ भी चरम पर है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, विशेष मेगा एयर शो का यहाँ पर आयोजन होगा और चेन्नई में आपकी बार ये आयोजन किया जा रहा है।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि 8 अक्टूबर को कितना बड़ा और भव्य ये भारतीय वायुसेना दिवस अब की बार होने वाला है। सीबीआई ने नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में दाखिल की गई है और इसके पहले भी सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक कुल 3 चार्जशीट नीट पेपर लीक केस में दाखिल कर चुकी है, जिसके अंतर्गत करीब 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल की गई है और आने वाले दिनों में इसी केस में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती हैं। बता दें कि सीबीआई ने नीट परीक्षा से जुड़े मामले में अब तक कुल 48 आरोपियों को तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के घरोटा में रिंग रोड के पास भारतीय सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के झुल्लास इलाके में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। सेना के अधिकारियों के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी शुरू की गई और एक संदिग्ध आतंकवादी के बैग से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामद सामान में AK-47 राइफल और पाकिस्तानी मूल की पिस्तौल के राउंड और RCIED, टाइम्ड डिस्ट्रक्शन IED, स्टोव IED के लिए विस्फोटक और चीनी ग्रेनेड जैसे विस्फोटक शामिल हैं। वहीं जम्मू के SP ब्रिजेश शर्मा ने बताया है कि सेना के संग तलाशी अभियान में बरामद विस्फोटक को नष्ट भी किया गया है। इवनिंग की बात है, तो हमारी एक जॉइंट पेट्रोल चल रही थी आर्मी के साथ, तो उसमें हमें एक रिंग रोड के साइड पे ग्रोटा का एरिया यहाँ पे है, एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिली। तो उसी के बाद हमें लगा कि शायद ये कोई एक्सप्लोसिव आइटम है। हम अकॉर्डिंगली हमने जो है वो BDS टीम के साथ टाइप किया और अभी BDS टीम हमारे मौके पे आई थी और इसको हमने जो है वो डिस्पोज ऑफ किया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार पर्वत की ऊपरी चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। बता दें कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी पोस्ट मॉनसून की बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी है, साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर होंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। मोइजू की ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मोइजू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो बिजनेस इवेंट्स में शामिल होंगे। और अब बात करेंगे नवरात्रि की, आदि शक्ति की आराधना की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मंदिर में शंखनाद कर देवी मां की आरती और पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप मां कुष्मांडा है। आज नवरात्रि के चौथे दिन इन्हीं की पूजा का विधान है। मां कुष्मांडा की पूजा से अजय रहने का वरदान मिलता है। और वहीं अयोध्या में नवरात्रि उत्सव के दौरान रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला के तीसरे दिन को सीता स्वयंवर का मंचन किया गया और इसमें महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री राम का आगमन और भगवान शिव के धनुष पिनाक को तोड़कर सीता का वरण किए जाने का अद्भुत दृश्य देखकर दर्शक भाव विभोर होते। सभी ने श्री राम और माता सीता का जय घोष किया। रामलीला में माता सीता का किरदार मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने निभाया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।